हाय। तो कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे, अच्छे होंगे और होने भी चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग प्रधान शिक्षक की जो वैकेंसी आई है 40,247, उस पर हम लोग बात कर रहे हैं, जिसका एग्ज़ाम का डेट 13/6 है। ठीक है ना। हम बात कर रहे हैं जो सेक्शन 2 में जो पेडागोजी का सेक्शन है, यानी कि डीएलएड का जो सिलेबस है, डीएलएड का जो सिलेबस है 75 मार्क्स का, उस पर हम बात कर रहे हैं। उसके सिलेबस को हम टॉपिक वाइज डील कर रहे हैं। ठीक है ना। आज जो हम बात कर रहे हैं अभी, वो यूनिट 1 के 3 नंबर क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं। शिक्षा, विद्यालय और समाज के बीच अंतर संबंध। 2 वीडियोज इसी टॉपिक का मैं आपको बता चुका हूं, जिसमें हम चार्ट के जरिए से बात किए थे कि शिक्षा, विद्यालय और समाज के बीच क्या संबंध है। आप लोगों ने पढ़ा था, उससे पहले भी मैं इसी टॉपिक पे भी वीडियो दिया था, प्लेलिस्ट में होगा, कि दोनों के बीच क्या रिलेशन है, तीनों के बीच। और आप उन दोनों वीडियो को देखे होंगे, उसको पढ़े होंगे। ये सब चीज़ें फिलोसफिकल चीज़ हैं। अगर आप मेरी वीडियो को पढ़े होंगे, दोनों वीडियो देखे होंगे और उसको समझे होंगे, पढ़े होंगे, तो आपको बात बिल्कुल क्रिस्टल एंड क्लियर समझ में आ गया होगा। और चीज़ों को समझने के लिए आइए इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को कर लेते हैं, ताकि जो भी छोटी चीज़ें बची हुई है आपको समझने से, वो यहाँ खत्म हो जाए। आइए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इसी टॉपिक से लेकर के। आप जानते हैं कि इस सारे क्वेश्चंस को आप जान रहे होंगे, अच्छे से जान रहे होंगे। हमको ज़्यादा इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने वीडियो देखा है। पहला क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विद्यालय वातावरण शब्द को अच्छे से परिभाषित करता है? कौन जो है स्कूल क्लाइमेट को अच्छे से परिभाषित करता है? ऑप्शन नंबर 1, स्कूल भवन के अंदर का औसत तापमान, यानी स्कूल क्लाइमेट को, विद्यालय वातावरण को कौन सा ऑप्शन परिभाषित करता है? स्कूल भवन के अंदर का औसत तापमान आप लोग भी बता सकते हैं कमेंट में, या आपकी मर्जी है। नहीं, ये तो नहीं होगा। विद्यालय का समग्र वातावरण एवं संस्कृति, बिल्कुल ये होगा। आगे देख लेते हैं। किसी विद्यालय की भौगोलिक स्थिति, ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ स्कूल, यानी कि कोई विद्यालय किस लोकेशन पे है। ठीक है, लेकिन उतना अच्छा नहीं है। विद्यालय में छात्र जनसंख्या का आकार, बिल्कुल ये नहीं है। तो क्या होगा? स्कूल क्लाइमेट से मतलब है कि विद्यालय का समग्र वातावरण, ओवरऑल एटमॉस्फेयर विद्यालय का क्या है, प्लस विद्यालय स्कूल का कल्चर क्या है। ये है क्लाइमेट, स्कूल क्लाइमेट का मतलब। ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो हम देखते हैं। शिक्षा के संदर्भ में विविधीकृत शिक्षण, यानी इंस्ट्रक्शन डिफरेंशियल इंस्ट्रक्शन विविधीकृत शिक्षण क्या है? शिक्षा के संदर्भ में व्यक्तिगत छात्र आवश्यकताओं और सीखने की शैलियों के अनुरूप शिक्षण विधि, यानी कि टीचिंग मेथड्स टेलर्ड टू इंडिविजुअल स्टूडेंट्स नीड एंड लर्निंग स्टाइल। क्या शिक्षा का मतलब ये है कि इंडिविजुअल जो स्टूडेंट है उसके नीड के बेस पर, अलग अलग स्टूडेंट के नीड के बेस पर लर्निंग स्टाइल तैयार किया जाए, या एक पाठ्यक्रम को पूरी तरह से विविधता अध्ययन पर केंद्रित, एक पाठ्यक्रम जो पूरी तरह से विविधता अध्ययन पर केंद्रित, एक ऐसा करिकुलम हो जो फोकस करे डाइवर्सिटी स्टडीज पर, यानी अलग अलग जो समुदाय के लोग हैं, उस समुदाय के लोग जो हैं उस पाठ्यक्रम के जरिए पढ़ ले, मतलब सब पर उसकी नजर हो। ठीक है। एक साथ कई भाषाओं में निर्देश दिए गए, यानी कि एक साथ मल्टीपल लैंग्वेज में बताना, बिल्कुल गलत, ये बिल्कुल नहीं होगा। प्रत्येक छात्र के लिए अलग अलग पाठ्य पुस्तकों के चयन की प्रक्रिया, बिल्कुल नहीं। जो यानी आपके स्कूल में अगर 150 बच्चे हैं तो 150 बच्चों के लिए अलग अलग आप टेक्स्ट बुक बनाएंगे, एकदम गलत बात है, ऐसा ही बिल्कुल नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही लग रहा है? क्या ऑप्शन सही होगा? कि डिफरेंशिएशन इंस्ट्रक्शन का क्या मतलब है? डिफरेंशिएशन इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है? डिफरेंशिएशन इंस्ट्रक्शन का मतलब है मेरे हिसाब से कि एक करिकुलम दैट फोकस सॉलली ऑन डाइवर्सिटीज स्टडीज, एक करिकुलम ऐसा हो जो फोकस करे हर विविध
अध्ययन पर, विविध अध्ययन केंद्रित पर, यानी जो डाइवर्सिटीज है समाज में, उस तमाम डाइवर्सिटीज को वो करिकुलम कवर कर ले। ये मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छा होगा ऑप्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट, शिक्षा में ट्रैकिंग का उद्देश्य क्या है? शिक्षा में जो ट्रैकिंग है, ट्रैकिंग ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ट्रैकिंग का मतलब क्या है? शिक्षा में ट्रैकिंग का क्या उद्देश्य है? छात्रों को जीपीएस सक्षम उपकरण प्रदान करना? बिल्कुल नहीं। ट्रैकिंग का मतलब ये नहीं है कि प्रोवाइडिंग जीपीएस एनेबल डिवाइसेस ऑन स्टूडेंट्स, यानी स्टूडेंट्स को जीपीएस एनेबल डिवाइस को प्रदान करना ट्रैकिंग का यहाँ ये मतलब नहीं है। आगे बढ़िए। छात्रों को उनकी क्षमताओं या उपलब्धियों के स्तर के आधार पर समूहीकृत करना? बिल्कुल, ये समझिए, आप याद रखिए। ट्रैकिंग का मतलब है ग्रुपिंग स्टूडेंट्स को ग्रुप में डिवाइड करना उसके एबिलिटी के बेस पर, उसके एबिलिटी के बेस पर स्टूडेंट को ग्रुप में डिवाइड करना, ये है ट्रैकिंग। याद रखिए आप, ये क्वेश्चन है इसका आंसर। स्टूडेंट्स को उसकी एबिलिटी, उसकी क्षमता के बेस पर सामूहिकृत करना, इसे कहते हैं ट्रैकिंग शिक्षा के क्षेत्र में। छात्र उपस्थिति पर नजर रखना? बिल्कुल नहीं। छात्रों की ऑनलाइन गतिविधियों की निगरानी करना? बिल्कुल नहीं। ट्रैकिंग का मतलब है स्टूडेंट्स की एबिलिटी के बेस पे उसको ग्रुपिंग करना। ये ठीक नहीं है, लेकिन इसका मतलब यही है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, कौन सा शैक्षणिक दृष्टिकोण छात्र केंद्रित शिक्षा और स्व निर्देशित पूछताछ के महत्व पर जोर देता है? बिल्कुल। कौन सा एजुकेशनल अप्रोच, शैक्षणिक दृष्टिकोण स्टूडेंट सेंटर लर्निंग और सेल्फ डायरेक्टेड इंक्वायरी पर फोकस करता है? छात्र केंद्रित शिक्षा और स्व निर्देशित शिक्षा पर फोकस करता है। और ये जो है वो है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच जो है वो, आप जानते हैं कि कंस्ट्रक्टिविस्ट साइकोलॉजी में आप पढ़े होंगे, तो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच जो है वो 3 ऐसे साइकोलॉजिस्ट है जो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच को मानते थे, जिसमें है एक जीन पियाजे, दूसरा है वाइगोट्स्की और तीसरा है ब्रूनर। ये तीनों जो है वो हम बात करेंगे आगे आगे टॉपिक में। ये तीनों कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं और ये मानते हैं कि स्टूडेंट सेंटर लर्निंग पे ये फोकस करते हैं या सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग पे फोकस करते हैं। बिहेवियरिस्ट के बारे में आप जानते हैं, व्यवहारवाद, जो पावलोव है, स्किनर, जैसे व्यवहारवाद है, हम बात करेंगे। एसेंशियलिज्म ये फिलोसफिकल पॉइंट है, प्रेमिनलिज्म ये भी फिलोसफिकल पॉइंट है, इसको आपको जरूरत नहीं जानना, ये आपके लिए नहीं है। आपके लिए कंस्ट्रक्टिविस्ट बिहेवियरिस्ट है जो हम बात करेंगे, लेकिन ये आंसर यहाँ जाएगा। याद रखिए, कंस्ट्रक्टिविस्ट जो फिलॉसफी है वो मानता है कि स्टूडेंट, इसकी परिभाषा है कि द स्टूडेंट कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज। स्टूडेंट जो है वो अपने नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट कर सकता है, इसलिए इसको स्टूडेंट सेंटर लर्निंग या सेल्फ डायरेक्टेड इंक्वायरी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, विद्यालय चयन शब्द का तात्पर्य क्या है? यानी स्कूल चॉइस, विद्यालय चयन शब्द का क्या तात्पर्य है? छात्रों के लिए अपने स्वयं के शिक्षक चुनने का विकल्प, यानी छात्र अपने स्वयं के शिक्षक चुन सकते हैं? बिल्कुल नहीं। माता पिता के लिए चुनने की क्षमता और उनका बच्चा किस स्कूल में जाता है? बिल्कुल ये सही है कि विद्यालय चयन का मतलब है कि माता पिता, द एबिलिटी ऑफ फॉर पेरेंट्स टू चूज विच स्कूल देयर चाइल्ड अटेंड, यानी कि टीचर को माता पिता को ये आजादी है, पेरेंट्स को, कि वो अपने स्कूल चुने कि किस स्कूल में मेरा बच्चा जाएगा। इसे कहते हैं विद्यालय चयन, स्कूल चॉइस। छात्र द्वारा स्वयं डिजाइन किया गया पाठ्यक्रम? बिल्कुल नहीं। स्कूलों में विभिन्न कैफेटेरिया भोजन विकल्पों की उपलब्धि, यानी कि कैफेटेरिया स्कूल में उपलब्ध कर दें, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षा में मानकीकृत परीक्षण का उद्देश्य क्या है? स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट का क्या उद्देश्य है? जो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट स्कूल में होते हैं, पहले तो आप समझिए कि स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होता क्या है। जो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट जो होता है, एक ऐसा टेस्ट जिसमें एक स्टैंडर्ड फिक्स किया गया हो। जैसे कि मान लिया जाए कि मैट्रिक एग्जाम है, उसमें ये फिक्स किया गया है कि जो बच्चा 60% मार्क्स लाएगा वो फर्स्ट डिवीजन करेगा। इसे कहते हैं स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। जो आप साल में बच्चे से एग्जाम लेते हैं उसे कहते हैं स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। जो आप 6 महीने बच्चे से एग्जाम लेते हैं उसे कहते हैं स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। एक स्टैंडर्ड तय किया होता है उस टेस्ट में,
ठीक है ना, एक स्टैंडर्ड होता है, उसे कहते हैं स्टैंडर्ड। उसका मतलब, उसका क्या उद्देश्य है, इस तरह के टेस्ट का क्या उद्देश्य है? छात्रों की रचनात्मक का आकलन करना, बिल्कुल नहीं। स्टैंडर्डाइज टेस्ट से छात्रों की क्रिएटिविटी नहीं नापी जा सकती है। 3 घंटे का पेपर होता है और उस 3 घंटे के पेपर में क्या आप किसी बच्चे की क्रिएटिविटी जांच सकते हैं? इस यही तो इसकी डिमेरिट है। जांच सकते हैं लेकिन बिल्कुल इस तरह से नहीं है, इसके लिए अलग अलग तरह के टेस्ट हैं जिसके बारे में टॉपिक आएगा तो हम बात करेंगे। स्कूलों या छात्रों में छात्र उपलब्धि की तुलना करना, टू कंपेयर स्टूडेंट्स अचीवमेंट अक्रॉस स्कूल्स रीजन, बिल्कुल। स्टैंडर्ड टेस्ट का मतलब ही होता है कि स्टूडेंट्स के अचीवमेंट अचीवमेंट को पूरे स्कूल के साथ कंपेयर करना, इसका मतलब ही होता है, तो इसकी डिमेरिट है। व्यक्तिकृत शिक्षण को समाप्त करना, एलिमिनेट इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग, ऐसा नहीं है। अच्छा, रटकर याद करने को बढ़ावा देना, अच्छा ये भी है, यानी स्टैंडर्डाइज टेस्ट से इंसान को रटकर याद करने में बढ़ावा मिलता है, ये भी है, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य ये नहीं है कि रट करके ही याद करना। अच्छा, स्टैंडर्डाइज टेस्ट से इंसान को रटना पड़ता है इस टेस्ट में, ये ठीक है, लेकिन ये मुख्य आंसर जो है इसका ये है, ये है कि स्कूलों या क्षेत्रों में छात्र उपलब्धि की तुलना करना। हम एग्जाम लेते हैं 6 महीने में, साल भर में, अब कहते हैं कि ये बच्चे का 80% मार्क्स है, आओ इसको इनाम देंगे। फर्स्ट है, ये बच्चा 75% मार्क्स है। सेकेंड है, ये बच्चा 70% मार्क्स है। थर्ड है, तो इसको क्या हम कंपेयर क्या कर रहे हैं? कंपेयर ही तो कर रहे हैं दूसरे के साथ ना, यही तो डिमेरिट है स्टैंडर्डाइज टेस्ट में। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, ठीक है ना। आइए, बहुसांस्कृतिक शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? जो मल्टी कल्चरल जो एजुकेशन है उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? क्या है उसका प्राथमिक उद्देश्य? छात्रों को अनेक संस्कृतियों के बारे में पढ़ाना और विविधता को बढ़ावा देना, बिल्कुल। मल्टी कल्चरल जो एजुकेशन है उसका मतलब है छात्रों को अनेक संस्कृतियों के बारे में पढ़ाना और विविधता को बढ़ावा देना, ठीक है। किसी समाज में प्रमुख संस्कृति को विशेष रूप से पढ़ाना, बिल्कुल नहीं। नहीं, कोई एक संस्कृति है उसको विशेष रूप से पढ़ाना, तो ये बहुसांस्कृतिक का क्या मतलब हुआ? ये नहीं हुआ। कक्षा में सांस्कृतिक मतभेदों को नजरअंदाज करना, जो सांस्कृतिक जो डिफरेंसेज है, कक्षा में जो अलग अलग समुदाय के लोग हैं उसको नजरअंदाज करना, उसको इग्नोर कर दीजिएगा, बिल्कुल नहीं। विश्व स्तर पर एक मानकीकृत पाठ्यक्रम लागू करना, यानी कि आप एक स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम जो है वो पूरे सब पर लागू कर दीजिए, बिल्कुल ऐसा बात नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कि टीचिंग स्टूडेंट्स अबाउट मल्टीपल कल्चर एंड प्रोमोटिंग डाइवर्सिटी। 8 नंबर को, शिक्षा के संदर्भ में सामाजिक आर्थिक स्थिति, जो सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस जो है, सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस शब्द का क्या अर्थ है शिक्षा के क्षेत्र में? सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस का क्या मतलब होता है शिक्षा के क्षेत्र में? किसी विद्यालय में उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या, ये है, बिल्कुल नहीं। किसी विद्यालय की भौगोलिक स्थिति, नो। एक परिवार की आय, व्यवसाय और शिक्षा का स्तर, बिल्कुल, ये है सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस। शिक्षा में सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस का मतलब है कि किसी परिवार की आय, किसी परिवार जो है, इनकम, ऑक्यूपेशन एंड एजुकेशन लेवल ऑफ ए फैमिली, ये है। विद्यालय का भवन का आकार, बिल्कुल नहीं, ऑप्शन नंबर सी। आइए बात करते हैं आगे। 9 नंबर, निम्नलिखित में से कौन शिक्षा में प्रच्छन्न पाठचर्या, हिडन करिकुलम की अवधारणा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? यानी कि हिडन करिकुलम, आप जानते हैं छिपा हुआ पाठचर्या, या उसे प्रच्छन्न पाठचर्या कहते हैं, का क्या कंसेप्ट है, इसका क्या मतलब है? करिकुलम के बारे में हम आगे पढ़ेंगे तो वहां आपको समझ में आ जाएगा कि कोर करिकुलम किसे कहते हैं, वहां समझ में आ जाएगा कि आपको हिडन करिकुलम किसे कहते हैं, वहां समझ में आ जाएगा आपको नल करिकुलम किसे कहते हैं। मुख्य तौर से 3 तरह के करिकुलम होते हैं जो आपको वहां समझ में आ जाएगा, लेकिन यहाँ क्वेश्चन है कि हिडन करिकुलम का क्या कंसेप्ट है। आइए हम देख लेते हैं। स्कूल में पढ़ाए जाने वाले औपचारिक विषय, बिल्कुल नहीं। फॉर्मल सब्जेक्ट टॉट इन स्कूल, आप समझ लिए यहाँ से, जो स्कूल में जो हम फॉर्मल सब्जेक्ट पढ़ाते हैं वो कोर करिकुलम का हिस्सा है, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा।
कोर करिकुलम का हिस्सा है। अच्छा, स्कूली शिक्षा की संरचना और संस्कृति के माध्यम से अनपेक्षित पाठ सीखे गए। बिल्कुल, एक ऐसा पाठ पढ़ाया गया जो अनइंटेंडेड लेसन हो, जिसको पढ़ाना पढ़ाना मतलब जिस पे इंटेंशन ना हो, लेकिन वो पढ़ा दिया गया हो। लर्न थ्रू द स्ट्रक्चर एंड कल्चर स्कूलिंग, स्कूल के स्ट्रक्चर के वजह से, स्कूल के कल्चर के वजह से वो पाठ पढ़ा दिया गया हो अनइंटेंशनली, उसे कहते हैं हिडन करिकुलम। हिडन करिकुलम का मतलब है कि एक ऐसा सिलेबस पढ़ाना बच्चे को, एक ऐसी चीज पढ़ाना, मतलब पढ़ाना नहीं, बच्चा पढ़ लेगा स्कूल के माहौल के वजह से, स्कूल के कल्चर के वजह से, वहां की संस्कृति के वजह से, उसे कहते हैं हिडन करिकुलम। हम आगे और अच्छे तरह से समझेंगे। इसका तो आंसर नंबर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कोर करिकुलम जो मैंने आपको बताया। अच्छा, स्कूली गतिविधि के बाद आफ्टर स्कूलिंग एक्टिविटी, इसे तो कहते हैं एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी, इसे कहते हैं एक्स्ट्रा करिकुलम, ठीक है ना। ये भी शिक्षकों द्वारा पाठ्यक्रम का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया, आप समझ लीजिए, इसे कहते हैं नल करिकुलम, ये भी समझ लीजिए। एक ऐसा विषय जिसको शिक्षक जो है जानबूझ करके नहीं पढ़ाते हैं, बिल्कुल नहीं, स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं पढ़ाते। करिकुलम नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड बाय टीचर, टीचर जब बिल्कुल नहीं पढ़ाए जाते हैं, उसे कहते हैं नल करिकुलम। हम इसको और अच्छे से समझेंगे आगे, लेकिन आप फॉर्मली समझ गए होंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 पे बात करते हैं, ये इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। छात्रों को उनकी उम्र के आधार पर एक ग्रेड स्तर से दूसरे स्तर ले जाने की प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है। कि आप जानते हैं ना, स्कूल में बच्चा 6 पास किया, उसको 7 में कर दिए, 7 पास किया 8 में कर दिया, 8 में पास किया 9 में कर दिया, 9 पास 10th में कर दिया, उसको क्या कहते हैं, उसको प्रमोशन कहते हैं। आप ग्रेडिंग तो नहीं दे रहे हैं, असेसमेंट तो आप नहीं कर रहे हैं, सामाजिकरण तो नहीं कर रहे हैं उसका, आप उसको प्रमोट कर रहे हैं, प्रमोशन भी दे रहे हैं उसको। आइए क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। कौन सा शैक्षणिक दर्शन, कौन सा फिलॉसफी पारंपरिक व्याख्या, एक मिनट, पारंपरिक व्याख्या आधारित निर्देशों के बजाय व्यवहारिक अनुभव और समस्या समाधान के माध्यम से सीखने पर जोर देता है। यानी कौन सा फिलॉसफी, एजुकेशन की कौन सी फिलॉसफी है जो ट्रेडिशनल एजुकेशन के बजाय, कहाँ गया यहाँ पर, यहाँ पर ट्रेडिशनल एजुकेशन, ट्रेडिशनल लेक्चर के बजाय वो बात करता है हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस पर, यानी कि समस्या समाधान पर, प्रॉब्लम सॉल्विंग पर बात करता है। कौन सा फिलॉसफी है, वो फिलॉसफी का नाम है, उसका नाम है प्रोग्रेसिव एजुकेशन। ये जॉन डीवे का है, याद रखिएगा, हम बात करेंगे जॉन डीवे के बारे में। ये जॉन डीवे का है, जॉन डीवे बात करता है हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस का, समस्या समाधान का, प्रॉब्लम सॉल्विंग का बात करता है। ट्रेडिशनल पारंपरिक व्याख्या आधारित निर्देश का बात नहीं करता। ये बात करता है कौन, इसमें तो नहीं दिया हुआ है, विवेरिज्म वगैरह बात करता है, लेकिन प्रगतिवाद प्रोग्रेसिविज्म बात करता है व्यवहारिक अनुभवों और समस्या समाधान का बात करता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 12 नंबर क्वेश्चन। कहता है कि शिक्षा के संदर्भ में सांस्कृतिक पूंजी कल्चर कैपिटल का क्या मतलब बनता है, क्या तात्पर्य, शिक्षा के क्षेत्र में सांस्कृतिक पूंजी कल्चरल कैपिटल का क्या मतलब बनता है। शिक्षा के क्षेत्र में सांस्कृतिक, स्कूलों के लिए वित्तीय संसाधन का उपलब्ध, यानी स्कूलों फाइनेंशियल रिसोर्सेज अवेलेबल इन स्कूल, बिल्कुल नहीं। ज्ञान कौशल और अनुभव जो सामाजिक और आर्थिक लाभ प्रदान करते हैं, बिल्कुल। नॉलेज स्किल एंड एक्सपीरियंसेस दैट प्रोवाइड सोशियो एंड इकोनॉमिकल एडवांटेज जो प्रदान करते हैं, उसे कहते हैं कल्चरल कैपिटल। शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, एजुकेशन के फील्ड में कल्चरल कैपिटल का मतलब क्या होता है, एजुकेशन के फील्ड में कल्चरल कैपिटल का मतलब होता है ज्ञान को, कौशल को, अनुभव को सामाजिक और आर्थिक लाभ प्रदान करना, कि जो समाज को पढ़ाना जिससे सामाजिक और आर्थिक लाभ हो, किसी बच्चे के अंदर ज्ञान को पैदा करना, कौशल को पैदा करना, अनुभव को पैदा करना, जिससे क्या होगा, सामाजिक आर्थिक लाभ होगा। इसे ही कैपिटल, कल्चरल कैपिटल कहते हैं एजुकेशन के क्षेत्र में। एक स्कूल समुदाय के भीतर सांस्कृतिक गतिविधियां, बिल्कुल नहीं। शैक्षणिक संस्थानों को भीतर, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर, आइए लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, अब टॉपिक ये खत्म हो गया। कौन सा समाजशास्त्री, कौन सा सोशोलॉजिस्ट सांस्कृतिक पुनरुत्थान के सिद्धांत के लिए जाना जाता है,
कौन सा समाजशास्त्री जो है कल्चरल रिप्रोडक्शन के लिए जाना जाता है, सांस्कृतिक पुनरुत्थान के लिए जाना जाता है, जो बताता है कि स्कूल प्रमुख सांस्कृतिक मूल्यों को प्रसारित करके सामाजिक असमानता को कायम रखते हैं। कौन सा सोशियोलॉजिस्ट जो है वो ये कहता है, कल्चरल रिप्रोडक्शन थ्योरी दिया है, जो कहता है, सजेस्ट करता है कि स्कूल परपेट्यूटेड social inequalities by transmitting dominant culture and values। देखिए जीन पियाजे ने कहा नहीं, वाइगोट्स्की तो कहा नहीं, पाओलो फ्रेरी जो है वो क्रिटिकल पेडागोजी को दिया है, इस पे ये भी नहीं कहा, ये कहता है पियरे बोर्डियो। पियरे बोर्डियो कहता है, ये कल्चरल रिप्रोडक्शन थ्योरी इसने दिया, सांस्कृतिक पुनरुत्थान सिद्धांत इसने दिया, वो क्या बताता है कि स्कूल जो है प्रमुख सांस्कृतिक मूल्यों को प्रसारित करके सामाजिक असमानता को कायम रखते हैं, प्रमुख सांस्कृतिक मूल्य को फैलाते हैं, जिससे सामाजिक असमानताएं जो है कायम रहती है, जो सोशल डाइवर्सिटी जो हमारे समाज में है, जो अलग अलग समुदाय के अलग अलग लोग हैं वो कायम रहते हैं, ये बताया है पियरे बोर्डियू। तो इस तरह से टॉपिक खत्म हो गया। आप यूनिट 1 का सब यूनिट 3 हमने देख लिया, कंप्लीट 3 हमने देख लिया। जो टॉपिक दिया पढ़ाया गया ना आपको, उसको पढ़िएगा याद से, प्लीज उसको पढ़िएगा 1 मरतबा 2 मरतबा, जो आप पिछले वीडियो में देखिएगा, इसको पढ़िएगा 1-2 मरतबा, क्या रिलेशन है इन तीनों के बीच। और जब क्वेश्चंस मैंने दिया है उस क्वेश्चंस को देखिएगा, समझिएगा, 1-2 मरतबा पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, आपको बिल्कुल टॉपिक क्लियर हो गया यहाँ पर से, आपको कुछ नहीं करने की जरूरत। खैर ये टॉपिक को यहीं ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। ओके बाय।